everyone. We hope you're doing great and safe at your place. It's a proud moment for us. We congratulate our student Vipul Garg for his commendable performance as he secured AIR 118 in JEE Advanced. So your hard work and dedication is finally proven. Now let's enlighten the viewers with analysis of JEE Advanced 2020. Finally, JEE Advanced 2020 exam is over. How you are feeling now? कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा है, मतलब लॉकडाउन की वजह से जितना स्ट्रेच हो गया था, अनसर्टेन हो गया था, पेपर होगा कब होगा नहीं होगा कब जाके होगा, तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बर्डन ऑफ हो गया है कि मतलब पेपर जैसे जब सितंबर के मीन्स की पहले जब ट्विटर पे वो सब मूवमेंट हुआ था तो तब ऐसा लग रहा था कि अनसर्टेनिटी थी कि पेपर होगा या नहीं। सो उसको लेके अब उसके बारे में अब सोचे तो बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि प्रिपरेशन ही करते जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई से भी बोर हो गए थे, मतलब है तो एंड में जाके 11th-12th का ही सिलेबस, तो उससे भी बोर ही हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद, तो वही हो रहा था। So, Vipul, what was the level एग्जाम का लेवल क्या था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एज कंपेयर टू पुराने इयर्स? आपको क्या लगा? मतलब पेपर की डिफिकल्टी तो मैं कहूँगा कि पुरानी ईयर जैसी थी, बट पेपर में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, प्लस थोड़ी कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व थी। बाकी तो पेपर में मैं ये मतलब जैसे हर साल ऐसा होता है कि पेपर में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो रिलेटिवली इजी होता है, तो उसमें स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इस साल ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसमें एकदम से लगे कि ये तो बहुत इजी आ गया तो इसमें स्कोर अच्छा हो जाए। तो इसमें तीनों सब्जेक्ट्स को ढंग से करना था और तीनों में एक अच्छा, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं, एक डिसेंट स्कोर लाना था, तो उसी से एक ओवरऑल डिसेंट स्कोर आ जाता है क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पर्टिकुलरली टफ नहीं था, बट कोई भी ऐसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं था। और मतलब वही न्यूमेरिकल टाइप में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लगी मेरे को इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में। सो विपुल, आपके हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था? मतलब मेरे को तो सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स लगी, ऑल्दो पेपर से पहले मेरे को लगता था कि मेरी फिजिक्स ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट पेपर के वक्त मेरे को फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट लगी बिकॉज फिजिक्स में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे, मतलब जो एक स्टैंडर्ड तरीके से ना हो पाने वाले, मतलब ढंग से वहाँ पे उस वक्त पढ़ के थोड़ा सोच के होने वाले क्वेश्चंस थे और थोड़े टाइम कंज्यूमिंग रहे मेरे लिए, रहे औरों के लिए शायद ना रहे हो। तो मेरे पेपर के दौरान तो मेरे को फिजिक्स मुश्किल लगी। नॉर्मली मेरे को मैथ्स में जितना टाइम लगता है मेरे को उससे कम लगा, तो उसकी वजह से मेरा स्कोर थोड़ा बेटर हो गया। और केमिस्ट्री तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल लेवल की थी, मतलब टफ नहीं थी और ऐसे भी नहीं, जैसे 2019 के पेपर में यू कैन से कि केमिस्ट्री ईजी थी, वैसे इस साल नहीं थी क्योंकि वही न्यूमेरिकल टाइप में करेक्ट आंसर, जैसे मेरे न्यूमेरिकल टाइप में कुछ गलत हुए जिनमें रेंज की वजह से ही गलत हो गए, तो उनमें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाकी तो पेपर मतलब पेपर तो डिफ़िकल्टी तो मेरे ख्याल से अब एक स्टैंडर्ड बन चुका है पेपर का, तो वो तो इंक्रीज़ हो रही है, बट ऐसे कोई डरने वाली डिफ़िकल्टी नहीं है अगर तुम पेपर को ढंग से कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है। मतलब जैसे एक पेपर में मैं एक चीज़ कहूँगा कि जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उसमें भले मैंने टाइम ज़्यादा लगा दिया तो भी मैं एंड में नहीं हुआ। तो कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन करने को, कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है पेपर के दौरान। ओके, सो विपुल, लेट अस स्टार्ट विद मैथ्स। आपको क्या लगता है कौन सा टॉपिक इस बार मतलब ज्यादा वेटेज थी जे एडवांस 2020 में, एंड कौन सा टॉपिक अच्छे से करना चाहिए बच्चों को? जब मैंने तो मेरे को जितना ध्यान है कॉम्प्लेक्स नंबर्स ने मेरे को थोड़ा ट्रबल किया था, बट और जो टॉपिक करने चाहिए, मतलब मैंने जेई में ये देखा है कि वेक्टर कोऑर्डिनेट इन सब के ये जो टॉपिक्स होते हैं इन सब के क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल आते नहीं क्योंकि इसमें हमारी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उससे बियॉन्ड जो है वो है ही एक अलग लेवल की चीज़, तो वो तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तो वेक्टर और कोऑर्डिनेट ऐसे टॉपिक्स है जिनमें रिलेटिवली डुएबल क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बाकी डुएबल तो हर क्वेश्चन होता है कुछ क्वेश्चन को छोड़ के, तो एम तो वही होना चाहिए कि जो डुएबल क्वेश्चन है वो, और वो तो हर चैप्टर से आ सकते हैं। मतलब मेरे को नहीं लगता कि जेई किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एक टॉपिक को भली वेटेज दे दे, बट उनका फिक्स रहता है कि मतलब फिक्स नहीं, उनका स्टैंडर्ड रहता है कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो ऐसे किसी को टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। वर्क तो सब पे ही करना, हर टॉपिक पे ही करना चाहिए क्योंकि एटलीस्ट मतलब अगर एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट वो तो हो जाए। तो वर्क तो सब टॉपिक्स पे करना चाहिए एंड और तो फिर मैथ्स तो इन जनरल डिफिकल्ट होती है, तो
उसमें अगर एक आसान क्वेश्चन आ रहा है और वो तुम ना कर पाओ तो और बुरा लगेगा। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होगा। विपुल, केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्या मतलब, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन दीज सब्जेक्ट्स? केमिस्ट्री में तो जैसे केमिस्ट्री होती है 3 पार्ट्स, मतलब मेरे लिए तो उन 3 पार्ट्स के अलावा ऐसा कोई टॉपिक नहीं था, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो मेरे ख्याल से इनमें सबसे इजी और सबसे स्कोरेबल इनऑर्गेनिक है। बट इनऑर्गेनिक में भी अब ऐसा हो गया कि इनऑर्गेनिक पढ़नी थोड़ी ज़्यादा ढंग से पड़ेगी, मतलब जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो उसी को पढ़ना है, बट उसी को थोड़ा और ढंग से पढ़ना होगा, क्योंकि पिछले 3 साल से मैंने ऑब्जर्व करा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी अब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते। उनमें भी अब वो थोड़ा ऐसे छिपा के कोई चीज़ होगी, या फिर मतलब तुमसे नहीं पढ़ा तो तुमसे ये चीज़ मिस हो जाएगी, जैसे मेरा इसी साल एक गलत हुआ है। तो उन सब चीज़ों का तब कमांड तभी होगा जब तुमने जब पढ़ते वक्त तुमने उस चीज़ को ढंग से पढ़ा हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मेरे ख्याल से और खुद से ऑनेस्टी के साथ रखते हुए पढ़नी चाहिए और बोर नहीं होना होता, क्योंकि एंड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी है, पेपर में आती है और नंबर भी आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो ऐसे कोई मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में तो मतलब मेरे ख्याल से तो न्यूमेरिकल्स करने का स्टेमिना होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री को तब उनको न्यूमेरिकल्स का पूरा एक आउटलेट मिल गया फिजिकल केमिस्ट्री पूछने के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री का तो स्टेमिना होना चाहिए, बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा होते नहीं, तो मेरे को लगता भी नहीं ज़्यादा लोग फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रगल करते होंगे। ऑर्गेनिक का तो सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, आई डोंट थिंक कि उसमें मैं कुछ बता सकता हूँ। ऑर्गेनिक में भी अब थोड़ा केयरफुली क्वेश्चन पढ़ने का आ गया है, मतलब ऑनलाइन पेपर से थोड़ा वो भी हो गया, क्योंकि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मेरे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन गलत हो रहे थे पिछले कुछ समय से, बट इस पेपर में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाया, ऑर्गेनिक में मेरे ठीक हो गए। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन कोई बहुत टफ आता है, कुछ ढंग से पढ़ना होता है, जो चीज़ें तुमने करी हैं उन पे ही उनके उनके अराउंड ही बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्योंकि सिलेबस तो एंड में वही है ना। वही टॉपिक्स, फिजिक्स में तो हर टॉपिक पे ही तुम्हें फोकस रखना होता है। फिजिक्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस ऑब्जर्व करा होगा सबने, तो केमिस्ट्री और मैथ्स से तो कम ही है। तो फिजिक्स में ऐसा कुछ रहता नहीं कि ये टॉपिक नहीं आएगा या इसके ज़्यादा आ जाएंगे। टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, बट वो भी किसी भी टॉपिक के आ सकते हैं। तो फिजिक्स में तो तुम्हें बिल्कुल ही हर चीज़ ढंग से करनी चाहिए। ओके, सो विपुल, ऑन एन एवरेज मतलब आप कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में? ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफिशिएंट पढ़ाई। जैसे टेंथ में मैं ज़्यादा, जैसे मेरी प्रिपरेशन टेंथ में स्टार्ट हो गई थी, तो मैं टेंथ में ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था, बट जो पढ़ रहा होता था उसको कोशिश करता था कि एफिशिएंट रहे, मतलब जो पढ़ रहा हूँ उसको तो ढंग से करूँ कम से कम, क्योंकि मेरे को ये तो पता था कि मेरा सो एक्स्ट्रा ईयर है। बट फिर भी मैं उस वक्त एफिशिएंट रहने की कोशिश करता था। फिर 11th 12th में आके तो आई थिंक कि बच्चे को बकल अप कर जाना चाहिए, क्योंकि 11th 12th में तो प्रिपरेशन मतलब इसी पे डिपेंड करती है कि तुमने 11th 12th में कितनी कॉन्फिडेंटली और कितनी सिंसेरिटी के साथ प्रिपरेशन किया। तो सिंसेरिटी को बनाए रखने के लिए तो मैं हर दिन एक एम रखना चाहिए। मैं तो मतलब मेरा एम रहता था कि जिस दिन स्कूल ना हो, स्कूल के दिन तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, वो तो डिपेंड करता है बच्चा, मतलब मैं थका हुआ होता हूँ या फिर ऐसा कुछ। बट स्कूल जिस दिन ना हो उस दिन मेरे ख्याल से 9 आवर्स या 10 आवर्स तो आने चाहिए। नहीं आ रहे तो तुम कोशिश करो, लेकिन तुम जितने भी आवर्स ला पा रहे हो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करो। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिक्रीज होने लग गए, तुम बोर हो गए प्रिपरेशन से। तो मेरा मेरा तो 10 आवर्स रहता था, बाकी तो 11th 12th में तुम्हें एम रखना चाहिए कि 10 आवर्स तो आने चाहिए। ओके, सो विपुल, आपने अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करा था, मतलब हाउ डिड यू मैनेज इट? टाइम टेबल मतलब टाइम टेबल मोर लाइक शेड्यूल होना चाहिए, कि तुम्हारे स्लॉट्स होने चाहिए कि तुम इस स्लॉट में पढ़ते हो, तो उससे थोड़ी कंसिस्टेंसी रहती है और कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी स्लॉट में पढ़ के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, बट तुम्हारे प्रेफर्ड स्लॉट में पढ़ के कंसिस्टेंसी रहती है, उसी से वो जो 10 आवर्स वाला मार्क है वो हो पाता है। वरना अगर तुम हर दिन रैंडम समय पर पढ़ना स्टार्ट कर दो तो फिर मुश्किल है। बाकी तो शेड्यूल सब अपने हिसाब से ही बनाने, सबको अपने हिसाब से ही बनाना चाहिए, अपने स्टडीज और अपने स्टडी पैटर्न को ध्यान में रखता है। स्टूडेंट्स हैव अ कंफ्यूजन कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए, सो यू वर विद अस फॉर 4 years. हाउ डिड यू थिंक कि वो आपको हेल्प करा था टू अचीव द माइलस्टोन? अब पहले तो मेरे ख्याल से प्रिपरेशन के लिए तो 11th 12th इज सफिशिएंट। मैंने पर्सनली टेंथ में किया था, और मैं ये भी मतलब कह सकता हूँ कि अगर मैंने टेंथ में नहीं किया होता तो शायद मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाती। बट दैट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, मतलब टेंथ में मैं कुछ नया इंटरेस्टिंग सा करना चाहता था तो मैंने टेंथ से ही स्टार्ट कर दी थी। वरना मेरे ख्याल से टेंथ से ऐसे ज़रूरत नहीं है। मेरे को बाय बेनिफिट हुआ तो हो सकता है औरों को भी हो सकता है बेनिफिट हो, बट मेरे ख्याल से 11th 12th सब मतलब ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें कि 11th 12th में आ गए तो कम समय है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि
मेजॉरिटी ऑफ द टॉपर्स मेरे ख्याल से ज्वाइन तो पहले ही कर लेते हैं, सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं, बट उनकी सीरियस प्रिपरेशन 11th एंड 12th से ही स्टार्ट होती है। तो जैसे मैं जब 10th में था, मैं तो 10th में जब था तब मेरी 11th चल रही थी, एंड जब मैं 11th में था तो 12th चल रही थी। तो 10th में मैं इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाता था, बट स्टिल जो चीज़ें हो रही होती थी उनसे मैं एंगेज रहता था, एंड उनमें उन जो काम है कम से कम उसे कंप्लीट, कुछ एक्स्ट्रा करने का एम नहीं रहता था मेरा 10th में। जो काम हो रहा है बस एटलीस्ट उसको कंप्लीट कर पाने का पॉसिबल हो, ये मैं कोशिश करता था। 11th में फिर तो उसके 11th में तो ये भी रियलाइजेशन हो ही गया था कि लैब तो स्टार्ट करना पड़ेगा, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और तब ऑलरेडी 1 साल हो चुका था तो एक्सपीरियंस भी हो गया था। मेरे साथ 1 साल सीनियर के जो बच्चे पढ़ते थे उनको भी देख के थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था कि बच्चों को कैसा रहता है। तो 11th से तो बकल अप करना ही पड़ता है। और फिर 11th में मैंने 12th की थी, और फिर जब 11th में तो 12th ही चली, और ऐसे कोई 11th के टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। फिर जो 12th में एक्स्ट्रा ईयर था उसी में अपने वीक टॉपिक्स या फिर किसी और टॉपिक को स्ट्रेंथनिंग चाहिए हो, या फिर जैसे इनऑर्गेनिक अगर मैंने उस वक्त छोड़ दिया तो अब कर लूँ मैं, उस टाइप का था मेरे 12th में। और फिर 12th के बाद तो मतलब बोर्ड एग्जाम्स के बाद तो लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही थी, एंड पुरानी चीज़ों से टच में रहना। मेन एम तो यही था कि बोर ना हो जाए प्रिपरेशन से और ज़्यादा आउट ऑफ टच भी ना हो जाए प्रिपरेशन से। तो वही था एम लॉकडाउन पीरियड में। फिर उसके बाद तो पेपर ही। सो विपुल, आपने अपना सिलेबस कैसे मैनेज करा था? बच्चे बोलते हैं कोचिंग के साथ मतलब नहीं हो पाता, लाइक कोचिंग और स्कूल एक साथ नहीं कर पाएंगे, बहुत बच्चों को होता है ये डर। तो आपने कैसे वो चीज करी थी, बिकॉज आपने स्कूल भी और कोचिंग भी दोनों चीज एक साथ करी थी। मतलब मेरे को तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट तो ये हो गया था कि मेरी 10th में 11th हो गई थी। तो जब मैं 11th में स्कूल में कुछ भी करता था तो मेरे को 11th का ऑलरेडी पता होता था क्या हो रहा है स्कूल में। तो मेरे को तो ऐसा कोई इस टाइप की डिफिकल्टी हुई नहीं। बट मेरे साथ जो और लोग पढ़ते थे, मतलब उनको भी देख के यही रियलाइज होता है कि जेई प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। मतलब तुम कह सकते हो कि लेवल ऑफ क्वेश्चन एडवांस का तो अलग ही लेवल पे है, मेंस और बिटसाइट और जो बाकी एग्जाम्स होते हैं। बट मेंस और बिटसाइट इन सब एग्जाम्स के क्वेश्चंस का लेवल कोई बोर्ड के लेवल से ज़्यादा होता नहीं बहुत। ले सेम ही टाइप की प्रिपरेशन है, सेम सिलेबस तो सेम ही है। तो सिलेबस सेम है तो मेरे को ये लगता नहीं कि किसी को इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए कि अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। मतलब मेरे ख्याल से तुम्हें तुम्हें प्रेफरेंस जेई की पढ़ाई को देनी चाहिए, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई हो जाती है साथ में। मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जेई का कुछ पढ़ रहे हो और स्कूल में कुछ और ही चल रहा हो। मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ रखा था, बट मेरे ख्याल से बाकियों के साथ भी नहीं होता होगा। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस रखना है कि एंड में तो तुम कर ही लो। एंड में तो सबको 12th के बोर्ड में नंबर ही चाहिए। तो वो तो तुम जेई मेन अब तो जनवरी में ही होता है, पहले तो बोर्ड पहले होता था। हो सकता है कुछ लोगों का सिलेबस ना हो पाता हो, बट अब तो मेन ही जनवरी में होता है। इस बार शायद जनवरी में ना हो, बट पहले तो शायद हो गई बोर्ड से। तो तुम्हारा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा बोर्ड्स तक, अगर तुमने जेई मेंस के लिए सिंसियरली प्रिपेयर किया। तो मतलब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सिंसियरली प्रिपेयर करो किसी भी एग्जाम के लिए, तो तुम्हारे जो आसपास के एग्जाम है वो सब सही हो जाता है। तो जैसे बोर्ड की प्रिपरेशन में कोई एक्स्ट्रा लगता नहीं। मतलब मेरे को सीएस की प्रिपरेशन करनी पड़ी, वो अलग बात है कि सीएस का पेपर एंड में हुआ ही नहीं। तो मेरे को फिर पीसीएम की प्रिपरेशन अलग से करनी नहीं पड़ी होगी बोर्ड के लिए। मतलब बिल्कुल आपका सिलेबस शायद एक साल पहले आपने बताया कंप्लीट हो गया था, तो आपने लास्ट 1 ईयर में कैसे खुद को मतलब इतना बकल अप किया दैट यू सिक्योर सो गुड परफॉर्मेंस इन जेई एडवांस्ड? मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं 10th में था तो मेरी जो रिलेटिव रैंक्स आती थी, मैं तो तब 1 साल सीनियर के बैच के साथ देता था, तो इतनी अच्छी आती नहीं थी। बट जब मैंने 11th वाले बच्चों के साथ देखना स्टार्ट किया पेपर्स, तो स्टार्टिंग में मेरी रैंक बहुत अच्छी आती थी। तो उसी से मेरे को एक मोटिवेशन मिल गया कि मतलब मेरे को जो 1 साल का एडवांटेज है उसका फ़ायदा ही क्यों ना उठाया जाए। पहले तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। बट जब मैंने देखा कि मैं कर पा रहा हूँ तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पूरा ही एडवांटेज लिया जाए। सो 12th में आके तो उस एक्स्ट्रा साल में तो मैंने पूरा जो जितनी भी चीज़ें वीकनेस है, मतलब मेरे को अपनी वीकनेस एड्रेस करने को भी टाइम मिल गया, प्लस कोई भी वीक टॉपिक या फिर कोई मॉडरेट लेवल के टॉपिक को स्ट्रेंथन करने का टाइम मिल गया उस एक ईयर में। सो विपुल, अब आपके क्या प्लान्स हैं एंड अब आप अपना डे कैसे स्पेंड करते हो? अभी तो प्लान्स तो मेरे लॉन्ग टर्म प्लान्स तो अभी मेरे डिसाइडेड नहीं है, बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी मेरे को आईआईटी कानपुर की सीएस और दिल्ली की 5 ईयर सीएस कोर्स के बीच में डिसाइड करना है। वो मेरी रैंक के आसपास मिल सकता है, तो उसमें मेरे को डिसीजन लेना है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लान्स तो मेरे आई थिंक मैं कॉलेज में जाके ही
एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि मैंने सुना है कॉलेज में बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। सो वही है। और अभी तो मैं टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ, बट वो टाइम वेस्ट भी नहीं रहेगा आगे। आई थिंक कि अब मेरे को किसी नई स्किल्स को डेवलप करने, मतलब खुद को एंगेज रखना चाहिए, किसी भी एक साइड में एकदम से नहीं चले जाना चाहिए। तो मैं ऐसी कंप्यूटर साइंस के स्किल्स के बारे में कुछ सोचूंगा अभी 1 महीना जो है उसमें। ओके, मतलब सीएस में ज्यादा इंटरेस्ट है। सीएस में इंटरेस्ट, और सीएस में अपॉर्चुनिटीज भी हैं। That's right. So, okay, Vipul, so we congratulate you again and wish you success in future. Thank you so much. आप यहाँ आए और अपने व्यूअर्स को इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है, बेसिकली स्ट्रैटेजी फॉर JEE Advanced. So, thank you so much, Vipul. Thank you.